सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी का एग्जाम 27 अप्रैल से शुरू हुआ था और मेरे भाई 4 मई तक का जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम 4 मई, 5 मई को, 6 मई को, 7 को, 8 को और मेरे भाई आगे आने वाले दिनों में है। तो जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का एग्जाम कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। तो आइए शुरू करते हैं बेहतरीन सी क्लास को। सवाल तुम्हारे सामने है मेरे भाई। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो फटाफट से बता दो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। जब भी आपको इस तरीके का सवाल देखने को मिले, अब या तो आपको बेसिक याद होना चाहिए, अगर बेसिक तुम्हारे याद नहीं है तो फिर तुमको इसकी ट्रिक याद होनी चाहिए। और मैं मेरे भाई दोनों ही तरीके से आपको ये सवाल करवा देता हूं। ठीक है मेरे भाई, ये सवाल मैं आपको दोनों ही तरीके से करवा देता हूं। सबसे पहले तो मेरे भाई आप लोग क्या देख लीजिए, ट्रिक देख लीजिए। जब भी इस तरीके का सवाल आपसे पूछे जहां पर आपको विकर्ण की लंबाई दी हुई हो और आपसे क्या बोले, क्षेत्रफल पूछे, तो क्षेत्रफल मेरे भाई आपका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा विकर्ण का स्क्वायर। मेरे भाई क्या होगा, विकर्ण का क्या होगा, स्क्वायर होगा और बटे में मेरे भाई क्या होगा, 2 होगा। तो विकर्ण कितना है आपका, 14 है, तो 14 का स्क्वायर कर दो और बटे में 2 कर दो। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 2 का भाग देंगे तो 98 तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ये तो मेरे भाई आपकी ट्रिक हो गई। अगर मैं बेसिक से करना चाहूं तो बेसिक भी मेरे भाई आप देख लीजिए। ये तुम्हारे पास में क्या है, ये तुम्हारे पास में एक वर्ग है। ठीक है मेरे भाई, मान लेते हैं इस वर्ग की भुजा x है, तो वर्ग की तो चारों भुजा बराबर होती है। ये x है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी और ये भी x होगी। सामने मेरे भाई ये इसका क्या हो जाएगा, तो सर ये इसका क्या होगा, विकर्ण होगा। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे ये पूछूं कि मेरे भाई बताओ ये क्या बन गया, अगर मैं सिर्फ इसके बारे में बात करता हूं तो क्या ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। हाँ सर, समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में मेरे भाई क्या होता है, आप बोलेंगे कि सर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर में मेरे भाई कर्ण का स्क्वायर होता है। तो आधार कितना है, x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। लंब कितना है, x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर में कर्ण, यानी ये जो विकर्ण है वो कितना है, 14 है, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर। x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या होगा, 2x का स्क्वायर होगा और 14 का स्क्वायर 196 होगा। तो 2 का भाग इसमें देंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 98 आ जाएगी। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, आंसर तुम्हारा 98 ही होगा। अरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा हमने कितनी मानी है, x मानी है, तो x का स्क्वायर और x का स्क्वायर कितना है, 98 है। तो बेसिक भी बता दिया और ट्रिक भी बता दी। उम्मीद करूंगा दोनों ही चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। आपसे बोला कि 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली गई धनराशि 2500 रुपए पर साधारण ब्याज बताओ कितना होगा। मेरे भाई मूलधन का मान कितना है, 2500 रुपए, टाइम कितना है, 3 साल का, रेट कितनी है, 6% की। अब तुमको बताना है कि साधारण ब्याज कितना होगा। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, मैं बात करता हूं सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है मूलधन गुणा में रेट गुणा में टाइम बटे में क्या होता है, 100 होता है।
मूलधन कितना है 2500, तो ये 2500 हो गया। रेट कितनी है 6%, टाइम कितना है 3 साल का, परसेंटेज है तो बटे में 100 लगा दो मेरे भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 25 को 6 से गुणा करेंगे 150 आएगा, और 150 को 3 से गुणा करें भाई, ये 3 भी तो है, तो 15 × 3 = 45, 450 रुपया तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, ये वैसे ही सवाल है जैसे सवाल आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई। जो भी बच्चे एसएससी जीडी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सब के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में चारों सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ लेता है, उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब से पहले जो एग्जाम आपके हुए हैं, अब से पहले की जो शिफ्ट हुई है, उन शिफ्टों में भी इस पीडीएफ से क्वेश्चन मिले हैं, और अब से आगे जो शिफ्ट होगी उनमें भी गारंटी है कि इस पीडीएफ से क्वेश्चन मिलेंगे। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिस भी बच्चे को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आप ले सकते हैं। पीडीएफ उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और मेरे भाई ये लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम में मेरे भाई, कम टाइम में अगर आपको ज्यादा तैयारी करनी है तो ये पीडीएफ बेस्ट से भी बेस्ट आपके लिए साबित होगा। क्लियर है? अब आइए, रोहन ने समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए 500 रुपए, 4 वर्षों के लिए 650 रुपए और 6 वर्षों के लिए 1300 रुपए जमा किए। उसे कुल साधारण ब्याज 1140 रुपए प्राप्त हुआ, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ही सिंपल सवाल है, फटाफट से बता दो इस सवाल का आंसर क्या होगा। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही तुमको बताया था कि मेरे भाई जो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है सर? वो होता है मूलधन गुणा में रेट गुणा में टाइम बटे में 100, यही तो होता है मेरे भाई। तो पहली कंडीशन में बोलूं कि 2 साल का तो टाइम है, 500 रुपए है, और भाई रेट कितनी है ये तो मुझे पता नहीं है, तो मैं कर लेता हूं मेरे भाई। मूलधन कितना है पहली कंडीशन में 500 रुपए का, रेट कितनी है नहीं पता, तो रेट को रेट, और टाइम कितना है 2 साल का, तो टाइम हो गया 2 साल का। रेट कितनी है मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं थोड़ा इसको इधर को लिखता हूं ताकि आगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक भाई। 500 तो मूलधन हो गया, 2 साल का समय हो गया, रेट मुझे पता नहीं है, और बटे में 100, तो ये वाला लगेगा ही लगेगा। अगली कंडीशन में क्या बोली कि मूलधन कितना है 650 रुपए है, टाइम कितना है 4 साल का है, रेट कितनी है पता ही नहीं है, तो रेट को रेट रहने दो, बटे में 100 कर दो। अगले वाले में क्या बोला, मूलधन कितना 1300 रुपया, टाइम कितना है 6 साल का, रेट कितनी है पता नहीं है, तो रेट को रेट रहने दो, बटे में 100 रुपए। और इन सबको मिला के जो टोटल साधारण ब्याज आया वो कितना है 1140। इन सबको मिला के टोटल 1140 रुपए का साधारण ब्याज हमको देखने को मिला है। तो अब मेरे भाई कुछ मत करो, काटा पीटी करो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 10 आर हो जाएगा। प्लस में मेरे भाई 0 से 0 कटेगा, 5 का भाग देंगे 13 बार जाएगा, 5 का भाग देंगे 2 बार, 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूना 4, तो 13 दूना 26, ये हो जाएगा 26 आर हो जाएगा। प्लस में 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 13 पंजो 65, 13 6 78, 78 आर हो जाएगा। और टोटल पैसा कितना 1140 इधर को है।
इन सबको जोड़ लो मेरे भाई। 10 और 26 कितना होगा 36, 36 और 78 कितना होगा 114 होगा। तो 114 आर बराबर में कितना है 1140। तो मेरे भाई 114 का भाग इसमें देंगे तो 1 बढ़ जाएगा और 0 यहाँ पर बचेगी। तो रेट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 10% हो गई। तो जिन्होंने 10% आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। इस तरीके से मेरे भाई आप इन सवालों को कर सकते हो। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है? मुझे इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे समझाना भी है। अगर मुझे भाई समझाना नहीं होता, मुझे अगर खुद को ये सवाल करना होता तो मेरी कोई खोपड़ी खराब है जो मैं ये इतना लिखूंगा इतना लिखूंगा। भाई इतना तो मैं माइंड में भी काट सकता हूँ यार, 500 में 100 का भाग दूंगा तो 5 बढ़ जाएगा। इतना तो मैं माइंड में भी काट सकता हूं, तो ये लिखने की मुझे जरूरत ही नहीं थी। मैं यहां पर भी इसको 2 0 से 2 0 काट सकता था, ठीक है भाई, कि 1300 में 100 का भाग देंगे तो 13 बढ़ जाएगा। तो इतना भी मैं माइंड में कर सकता था। इन सबको लिखने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी। इतनी कैलकुलेशन भाई 10 और 26 36, 36 और इनको जोड़े 114 होता है। तो इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं थी अगर खुद को ही करना होता तो। लेकिन भाई आपको एक एक चीज समझानी होती है, इसलिए थोड़ा सा टाइम तो यहाँ पर लगता है। बाकी जिनको लग रहा है कि भाई मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं तो वीडियो को ऐसे करना, 2x की स्पीड में देख लेना भाई, 1.5 में या 2x की स्पीड में देख लेना, हो जाएगा काम तुम्हारा। आइए भाई देखिए, एक स्कूटर का अंकित मूल्य 1,80,000 रुपए है। दुकानदार 1,20,000 पर 4% और शेष धनराशि पर 2.5% की छूट देता है। स्कूटर का विक्रय मूल्य बता दो कितना होगा। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, स्कूटर का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, जो मार्क प्राइस है वो तो 1,80,000 है, तो इसको तो छोड़ देते हैं। अब 1,80,000 में से क्या बोला कि 1,20,000 पे 4% की छूट देता है। तो मेरे भाई 1,20,000 रुपए पर, ठीक है मेरे भाई, कितने की छूट मिली 4 की। अब दुनिया में तो सब कुछ 100% है, तो 100 में अगर 4 की छूट दे देगा तो कितना बचेगा 96 बचेगा। तो 96 बटे में 100 गया। प्लस में मेरे भाई शेष धनराशि, अब टोटल पैसा कितना था 1,80,000 था। 1,80,000 में से 1,20,000 तो ये ले लिया, तो बाकी का पैसा कितना बचा 60,000 बाकी का पैसा बचा मेरे भाई। इसको मेरे भाई 2.5% की छूट दी। अब दुनिया में वही बात है, ये सब कुछ तो 100% है, तो 100 में से अगर तुम 2.5 घटाओगे तो कितना बचेगा 97.5 यहां पर बचेगा। अब कुछ नहीं करना, काटा पीटी करनी है। तो भाई ध्यान से देखो, 2 0 से 2 0 यहां पर कटेगी। यहां से मैं करता हूं पॉइंट को हटा देता हूं, 1 0 और लगा देता हूं, 3 0 से 3 0 यहां कट जाएगी, ठीक है। 12 120 को इससे गुणा कर 0 आएगा, ठीक भाई, ये 0 है तो ये तो लगेगा ही। 12 छिकाणी 72 का 2 आएगा, 7 से इस पल बचेगा। 12 नाम का 108, 108 में 7 जोड़ेंगे 115, यानी कि मेरे भाई 11,520 तो ये हो गया तुम्हारा। अब यहां पर देख लो मेरे भाई, 3 0 3 0 काट दी, 60 को इससे गुणा करोगे तो 1 0 तो लगेगी लगेगी, 6 5 30, 1 0 और लगेगी 3 बचेगा, 6 7 का 42 और 3 45 का 4, 9 6 का 54 और 4 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। अब इन सबको आपस में जोड़ना है, तो दोनों को आपस में जोड़ दो मेरे भाई, आंसर आएगा। देखो भाई 0 का 0 बचेगा, ठीक है। यहां पर मेरे भाई तुम्हारा, ठीक है, 1 0 और लग जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 0 है भाई, ठीक है, ये 2 0 है ना, तो 1 0 यहाँ पर और लगा, ठीक है। तो लास्ट में डबल 0 तुम्हारी ये हो जाएंगी, 5 और 2 का 7 हो जाएगा, असिल का 1, ठीक है मेरे भाई, 5 और 2 7 है, 8 और 5 13 का 3 हो जाएगा, असिल का 1 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, असिल का 1 हो जाएगा, तो 6 और 1 7 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 17 37, तो 17 37 डबल 0 ऑप्शन नंबर 4 में है। तो जिन्होंने मेरे भाई 4 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है, ठीक है मेरे भाई। तो 5 और 2 का 7 हो गया, ठीक है मेरे भाई, 8 और 5 13 का 1 हो गया, 5 6 1 7, यानी कि 17 37 डबल 0, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आओ मेरे दोस्त अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक कोचिंग संस्थान द्वारा आयोजित मॉक टेस्ट में 20 छात्रों ने औसतन
75% अंक प्राप्त किए हैं। शेष 15 छात्रों ने औसतन 54% अंक प्राप्त किए हैं। सभी छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई ध्यान से देखो, अगर मैं इस सवाल को करना चाहूं तो कैसे कर पाऊंगा। 20 छात्रों का औसत कितना है, 75% है मेरे भाई। 15 छात्रों का औसत कितना है, 15 छात्रों का औसत है कितना, 54% है। तो यहां पर अगर मैं इन चीजों को नोटिस करूं तो भाई जब भी इस तरीके का सवाल आए तो जो सबसे छोटी संख्या होती है ना उसको पकड़ लिया करो तुम, तो कि मेरे भाई यही हमारा तो एवरेज है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर अगर मैं ओवरऑल देखूं तो सबसे छोटी संख्या इनमें से एवरेज कौन सी है, तो सर वो तो 54 है। तो मैं मान लेता हूं कि हमारा जो औसत है वो 54 तो होगा ही होगा, इससे कम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सबसे छोटी 54 है। तो 54 से छोटा तो आंसर आएगा नहीं, आंसर जो आएगा वो 54 से बड़ा ही होगा। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, ये 54 से कितना बड़ा है, तो सर ये तो 54 है और ये 75 है, तो कितना बड़ा हो गया मेरे भाई, सर 21 बड़ा हो गया। और 21 ज्यादा है, और ज्यादा कितने बच्चों का है, सर 20 बच्चों का है। ये तो 21 गुणा में 20 करेंगे तो 420 अंक ज्यादा हो गए मेरे भाई। अब ये वही बात है कि इसका तो औसत चाहिए, और औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी कि केक कटेगा और सब में बटेगा। तो सब कितने हैं, सब तो मेरे भाई 20 तो बच्चे ये हैं और 15 बच्चे ये हैं, तो 20 और 15 35 बच्चे हो गए। तो 35 का भाग जब हम इसमें देंगे तो मेरे भाई 35 एकम 35, तुम्हारा कितना बचेगा मेरे भाई 7, 35 दूना 70, यानी 12 आंसर और आ जाएगा। तो पहले कितना था 54, अब 12 और आ गया, तो 54 और 12 को जोड़ेंगे 66% आंसर आएगा, बात खत्म। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर आपका बी, उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आ जाओ मेरे भाई, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो भाई, एक बेईमान दुकानदार 95 रुपए प्रति किलोग्राम के क्रय मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जो वजन का इस्तेमाल करता है जिस पर 1 केजी लिखा होता है, वास्तव में उसका वजन 950 ग्राम ही होता है। इस प्रकार 95 किलो के वास्तविक वजन वाले चावल को बेचने पर उसे कितने का लाभ होगा। तो मेरे भाई कितने किलो चावल बेचा है उसने, 95 केजी, यानी 95 किलो चावल उसने बेचा है। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, सीधी बात, नो बकवास। भाई उसने चावल कितना बेचा है, 95 किलो चावल बेचा है। तो यानी कि जो भी आंसर होगा ना वो 95 का मल्टीपल होगा मेरे भाई। मान लो कि मैं तुमसे ये बोलूं कि मैंने 5 किलो चावल खरीदा और 10 रुपए किलो चावल मिलता है मेरे भाई, तो 5 किलो चावल है, 10 रुपए के भाव से मिलता है, तो 10 पंजो कितना हो जाएगा 50। लेकिन इस 50 में इस 5 का भाग तो जाता है ना मेरे भाई। अब मैं तुमसे बोलूं कि मैंने तो मेरे भाई 7 किलो चावल खरीदा है, कितना किलो, 7 किलो चावल खरीदा है, और 7 किलो चावल मैंने खरीदा और चावल का जो भाव है ना मेरे भाई वो 15 रुपए किलो है, तो मैं इसको 15 से गुणा कर दूंगा, 15 7 का 105। तो यानी ये जो 105 आया है उसमें इस 7 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो वही बात मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं कि जो भी आंसर होगा ना उसमें 95 का भाग जाएगा ही जाएगा। तो मेरे भाई क्या ऑप्शन नंबर जो पहला है 500, क्या इस 500 में 95 का भाग जाता है, नहीं जाता। 95 का भाग मेरे भाई 9 तिया 27, 9 चौके 36, इसमें भी नहीं जाएगा। 9 दूना 18, 95 दूना होता है मेरे भाई आपका 190, और इसमें भी नहीं जाएगा मेरे भाई। 475 में मेरे भाई 9 चौका 36, 9 पंजो 45, तो 55 25, 45 और 2 47, 475 में पूरा 95 का भाग चला जाता है। यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई, तो इस तरीके से हम लोग जो हैं इस सवाल को कर सकते हैं।
क्लियर मेरे भाई। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है मेरे भाई 4, उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। बाकी मेरे भाई देखो इसको करने का एक मतलब तरीका और है मेरे भाई, लेकिन उस तरीके से करोगे तो मेरे भाई टाइम ज्यादा लग जाएगा। सीधा ही जब, ठीक है, वो हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि सीधी भेड़ गंगा जी ना गई भाई, ठीक है। सीधी भेड़ जब गंगा जी स्नान कर गई तो मेरे भाई फिर हमको क्या आगे करने की क्या जरूरत है। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या हो गया, डी हो गया। अगले सवाल को चेक कर लेते हैं। यदि अनिल प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को पूरा करने में 5 दिन का समय लेता है तो प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उसे काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो बताओ भाई, सवाल बिल्कुल सिंपल है, ठीक है भाई। देखो डेली कितने घंटे काम कर रहा है, 8 घंटे, और कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक। तो 8 पंजो 40, टोटल घंटे कितने हो गए, 40 घंटे हो गए मेरे भाई। अरे आज भी 8 घंटे करेगा, कल भी 8 घंटे करेगा, फिर 8 घंटे करेगा, फिर 8 घंटे करेगा, ऐसे 8-8 घंटे कितने दिन तक करता है, 5 दिन। तो 8 पंजो 40 घंटे हो गया। तो टोटल घंटे कितने, 40। लेकिन अब वो डेली कितने घंटे करना चाहता है सर, 6 घंटे काम करेगा अब से वो। तो 40 घंटे टोटल थे, उसमें अगर 6 का भाग देंगे तो 2 का भाग देंगे 20 बार और 2 का भाग देंगे 3 बार। तो 20/3 दिन तुमको यहाँ पर लग जाएगा, बात खत्म। आओ मेरे दोस्त अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता आपका। देखिए 12 सेंटीमीटर व्यास वाली, ठीक है मेरे भाई, एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन में डाला जाता है। इस प्रकार बने बेलन का व्यास बताओ कितना होगा। मैंने आपको हमेशा एक बात बताई थी कि जब भी एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है तो पहली चीज का आयतन और उस दूसरी चीज का आयतन बराबर होता है मेरे भाई, ठीक है। मान लो कि मेरे पास में ये पेन है, इस पेन को मैं बीच में से तोड़ के 2 टुकड़े कर दूं तो ये जो पेन का वजन है और उन 2 टुकड़ों का जो वजन है वो बराबर ही तो होगा मेरे भाई। मान लो कि मेरे पास में ये इस कैमरे का रिमोट है, मैं इसको बीच में से तोड़ दूं तो इस कैमरे का इस रिमोट का वजन और इसके दोनों टुकड़े का जो वजन है वो बराबर ही तो होगा, ठीक है मेरे भाई। यानी आयतन हमेशा क्या होगा, बराबर, चाहे इसके 2 टुकड़े करो चाहे 100 टुकड़े करो, या फिर इसको पिघला कर कोई दूसरी चीज बना दो, ठीक है मेरे भाई। तो उस चीज का कोई मतलब नहीं है। जब भी एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है आयतन उनका हमेशा बराबर होता है। तो यानी कि गोले को पिघलाकर यहां पर क्या बनाया गया, बेलन बनाया गया। तो मेरे दोस्त यहां पर आप लिख सकते हैं कि गोले का आयतन बराबर में किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के बराबर होगा, ठीक है मेरे भाई। बेलन का आयतन ये आपस में क्या होंगे, दोनों के दोनों बराबर होंगे। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जबकि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो मेरे भाई ध्यान से देख, पाई से पाई कटेगा, ठीक है, 4/3 का 4/3। यहां पर व्यास 12 है। अगर मेरे भाई जो व्यास है वो 12 है तो त्रिज्या तो आधी होती है। अरे त्रिज्या व्यास की आधी होती है, डायमीटर 12 है तो रेडियस 6 होगी। तो त्रिज्या तुम्हारी कितनी आ गई, 6। लेकिन यहाँ तो इस क्यूब करना है मेरे भाई, तो 6 का क्यूब होता है 216 बराबर में आर स्क्वायर। अब यहाँ पर मेरे भाई व्यास यानी कि व्यास तो निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रहने देते हैं। ऊंचाई कितनी है इसकी मेरे भाई 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 बढ़ जाएगा और 3 का भाग इसमें देंगे तो 3 नाम का 27 92 बढ़ जाएगा। 92 को 2 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई 3 7 का 21, ठीक है मेरे भाई, कितनी बढ़ जाएगा, 72 बढ़ जाएगा, ठीक है भाई। और 72 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा बराबर में आर का स्क्वायर। तो मेरे दोस्त क्या करेंगे, स्क्वायर हटा देंगे, इसके ऊपर रूट लगा देंगे। तो मेरे भाई आर बराबर में होगा √144 जो कि 12 के बराबर होता है। तो यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई, 12। अब त्रिज्या 12 है तो व्यास तो दुगुना होता है, हमको तो व्यास ही चाहिए, तो 12 का दुगुना कितना होगा, 24। बहुत सारे बच्चे 12 सेंटीमीटर आंसर कर रहे हैं, उनका पूरी तरीके से गलत है।
भाई 12 तो त्रिज्या है, हमसे तो व्यास पूछा है और व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, तो 12 का दुगुना हो गया 24। बहुत सारे बच्चों के ऐसे होता है कि मेरे भाई सवाल जो है एक बार में समझ में नहीं आता, तो उन बच्चों से मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा मेरे भाई कि वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लिया करो, आपके समझ में आ जाएगा। अगले सवाल को चेक करो। ऊंचाई h और त्रिज्या r का एक लंब वृत्तीय शंकु आधार के समांतर एक समतल द्वारा आधार से h/4 की दूरी पर काटा जाता है, तो परिणामी शंकु और छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यह सवाल एक जबरदस्त सवाल है मेरे भाई। एक शंकु है, मैं मान लो एक इस तरीके का शंकु यहां पर बना लेता हूं, ठीक है मेरे भाई, इस तरीके का एक शंकु मैंने यहां पर बनाया, लेकिन सवाल ने बोला कि मेरे भाई आधार के समांतर एक समतल द्वारा आधार से h/4 की दूरी पर काट दिया जाता है। तो मेरे भाई आधार के समांतर से मान लो कि मैंने इसको यहां से काट दिया, इसको मैंने यहां से क्या कर दिया, काट दिया, यानी कि अब नीचे का हिस्सा अलग और ऊपर का हिस्सा अलग। तो मेरे भाई अब ध्यान से देखो, मान लो कि ये इसकी क्या है, ऊंचाई है, ठीक है भाई, ये इसकी क्या हो गई मेरे भाई, ये इसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है मेरे भाई, ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो इसने बोला कि इसको h/4 की दूरी पर काटा जाता है, तो पूरी ऊंचाई कितनी थी, h थी। अब h ऊंचाई में से h/4 की दूरी से काट दिया, तो मेरे भाई इसमें से h/4 को घटा दो, तो 4 एकम 4 यानी ये हो जाएगा मेरे भाई आपका 4h माइनस का h/4, तो 4h में से एक h गया तो 3h/4 हो जाए, यानी अब जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 3h/4 होगी। तो मेरे भाई उसने बोला कि परिणामी शंकु और छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो, यानी कि कुल मिलाकर उसने बोला है कि ये जो शंकु तुम्हारे पास में अब बना है इसका क्षेत्रफल, और मेरे भाई ये जो छिन्नक तुम्हारे पास में बना है ये वाला, ये जो छिन्नक अब तुम्हारे पास में बना है, इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है मेरे भाई। तो जब भी इस तरीके का सवाल आपके सामने आ जाए मेरे भाई, छिन्नक का और शंकु का, परिणामी शंकु और छिन्नक की जब भी बात होती है, तो जो इसकी ऊंचाई होती है ना वो ही इसकी त्रिज्या होती है, जो ऊंचाई होगी वही त्रिज्या होगी मेरे भाई। तो ऊंचाई अगर 3h/4 है, यानी आप इसको ऐसे मान लो कि ऊंचाई मेरे भाई यहां पर कितनी है, 3/4 है, तो त्रिज्या भी कितनी होगी, त्रिज्या भी तुम्हारी 3/4 ही होगी। तो यहां पर मेरे भाई आपसे पूछा है कि शंकु और छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l होता है, ठीक है मेरे भाई, क्या होता है आपका, πr_l होता है। और मेरे भाई इसका क्या होगा, तो इसका ये होगा πr की जगह पर मेरे भाई, ठीक है, एक तो होता है बड़ा, देखो यहाँ पर दो त्रिज्या बन रही है, आप इसको ऐसे समझो, ठीक है भाई, शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब πr_l होता है, लेकिन अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर दो त्रिज्या बन गई, एक त्रिज्या तो यहां से लेकर के यहां तक की है और एक त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक की है, यानी ऊपर वाले में तो एक ही त्रिज्या, देखो इसको देख लो तुम, इस वाले को, इस वाले में तो एक ही त्रिज्या है, लेकिन जो नीचे वाला है ये जो मामला है इसमें दो त्रिज्या हो गई, एक तो ये वाली त्रिज्या और एक ये वाली त्रिज्या, इसमें दो त्रिज्या हो गई, तो त्रिज्याओं का अब माइनस होगा। तो मेरे भाई यहां पर मेरे भाई देखो, बाकी देखो πr_l, तो पाई से पाई कटेगा, l से l कटेगा, तो यहां पर मेरे भाई r का स्क्वायर करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटे में 4 का स्क्वायर, ये तो हो गया शंकु का। अब मेरे भाई छिन्नक के बारे में बात करेंगे, तो वही बात है कि जो तुम्हारी बड़ी त्रिज्या है, अब बड़ी त्रिज्या का तो मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन छोटी त्रिज्या तो हमको पता है 3/4 है, तो वही होगा कि 3/4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर मेरे भाई मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, देखो 3 स्क्वायर करना है, ठीक है भाई, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, यहां पर कर सकता हूं मैं r माइनस का 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर
16 हो जाएगा। तो भाई ध्यान से देखें, ऊपर कितना बचेगा 9/16 और नीचे कितना बचेगा, देखो 16 एकम 16 और 16 में से 9 गया तो 7/16, 16 से 16 कटेगा, ऊपर बचेगा 9, नीचे बचेगा 7, 9/7 यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मेरे भाई ऐसे करो, सवाल को फिर से देख लो। तुमसे बोला ऊंचाई h और त्रिज्या r, ऊंचाई कितनी थी h थी, त्रिज्या कितनी थी r थी। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार के समांतर समतल द्वारा आधार से h/4 की दूरी पर काट दिया जाता है। तो मेरे भाई ये तुम्हारा एक शंकु था, इसको इसने क्या किया, बीचों बीच से यहां से काट दिया। तो अब तुमसे बोला कि परिणामी शंकु और छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो मेरे भाई टोटल ऊंचाई कितनी थी h थी, अब h में से इस ऊंचाई से काट दिया h/4, तो h में से h/4 घटाएंगे। तो मेरे भाई 4 को h से गुणाएंगे 4h और 4h में से 1h घटाएंगे तो 3h/4 यहाँ पर बचेगा। अब जब भी इस तरीके का सवाल परिणामी शंकु छिन्नक वगैरह के बारे में पूछा जाता है तो जो इसकी ऊंचाई होती है, ऊंचाई का जो अनुपात होता है ना, वही त्रिज्या का अनुपात होता है। तो ऊंचाई कितनी है 3/4, तो त्रिज्या भी 3/4 ही हो जाएगी। तो मेरे भाई यहां पर 3/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। और मेरे भाई इसमें तो दो त्रिज्या है, एक तो नीचे की त्रिज्या, एक ऊपर की त्रिज्या। तो मेरे भाई ये हो जाएगा r माइनस का 3 स्क्वायर बटे में 4 का स्क्वायर, तो वही हो जाएगा r यानी 9/16। तो r यानी त्रिज्या को हम 1, ठीक है, ये भी r है और ये भी r है, तो r से r कट जाएगा, छोड़ देते हैं। 16 एकम 16, 16 में से 9 गया तो 7/16, नीचे के 16 से नीचे के 16 कट गया, 9/7 आंसर आ चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरे भाई आपके सामने है। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो कि उससे 150 मीटर आगे है। मेरे भाई ध्यान से इस सवाल को देख लो कि मान लो यहां पर तो मेरे भाई आपका पुलिस वाला है और यहां पर मेरे भाई आपका मान लो कि चोर है, लेकिन इनके बीच की दूरी कितनी है सर, इनके बीच की दूरी है 150 मीटर की। अब मेरे भाई वे क्रमशः 6 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं। अब मेरे भाई मान लो कि चोर इधर को भगेगा तो पुलिस भी तो इसको पकड़ने के लिए इधर को ही भगेगी। ऐसा थोड़ी है कि चोर इधर को भग रहा है पुलिस इधर को भग रही है, ऐसे तो फिर वो कभी पकड़ में ही नहीं आएगा। तो जिधर को पुलिस भगेगी उधर को ही, जिधर को चोर भगेगा उधर कोई पुलिस भगेगी। तो मेरे भाई जब दोनों चीजें एक ही दिशा में जाती है, मैंने बताया था ना ट्रेन वाले सवाल में कि जब ट्रेन ऐसे विपरीत दिशा में जाती है तो चाल जुड़ती है और जब ट्रेन एक ही दिशा में जाती है तो चाल घटती है। तो यहां पर भी मेरे भाई जिस दिशा में चोर जाएगा उसी दिशा में पुलिस जाएगी, यानी कि चाल घटेगी। तो चाल मेरे भाई कितनी हो जाएगी सर, चाल यहां पर हो जाएगी 6 में से कितना घटा दो, 5 घटा दो, तो 6 माइनस का 5 यानी कि 1। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि ये आंसर हमको किस में चाहिए, मीटर में चाहिए, जबकि ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में है। तो किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो इसको मेरे भाई गुणा कर दो किससे, 5/18 से, तो 5 एकम 5 बटे में हो जाएगा 18, यानी अब इनकी चाल आ गई कितनी, 5/18। तो सर समय क्या होता है, समय होता है मेरे भाई आपका दूरी बटे में चाल। समय क्या होगा, समय होगा दूरी बटे में चाल। दूरी यहाँ पर कितनी है, दूरी 150 किलोमीटर, सॉरी 150 मीटर, भाई दोनों के बीच की दूरी 150 ही है। तो 150 बटे में 5 और बटे में 18, तो 5 से इसको काटेंगे 30 बार कटेगा, ये 18 यहाँ से गुणा 18 3 54, यानी कि 540 सेकंड यहाँ पर आपको जो है लग जाएंगी। तो अब आपसे बोला है कि पुलिसकर्मी कितनी दूरी तय करता है, तो दूरी बराबर में क्या होगा सर, दूरी बराबर में होगा, दूरी बराबर में होता है आपका चाल गुणा में समय। क्या होता है, चाल गुणा में समय। तो पुलिस वाले की चाल कितनी है, 6 है, तो पुलिस वाले की चाल हो गई 6। लेकिन फिर ये वही बात कि ये तो किलोमीटर पर आवर में है,
तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड मतलब वही 5/18 से गुणा करो, तो 5/18 से गुणा करेंगे। समय कितना है 540 सेकंड का है, तो 540 सेकंड। 18 तिया 54, 30 बार कटेगा, 6 पंजो 30, 30, तो 30 को 30 से गुणा करेंगे 900 आंसर आएगा, बात खत्म। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। देखने में लग रहा होगा कि सवाल बहुत कठिन है, जबकि मैं तुमको बता दूं सवाल बिल्कुल आसान है। भाई जिस दिशा में चोर भगेगा उसी दिशा में पुलिस भगेगा, और जब दोनों चीजें एक ही दिशा में जाती है तो चाल घटती है। तो 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, हमें तो आंसर मीटर में चाहिए। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, तो 5/18 से गुणा करते हैं, तो 5 एकम 5/18, ये तो हो गई चाल। अब समय कितना है सर? समय होता है दूरी बटे में चाल। इनके बीच की दूरी कितनी है 150। 150 में 5/18 का भाग देंगे तो 5 का भाग देंगे 30 बार, और 18 तिया 54, 540 सेकंड हो जाएगा। लेकिन हमें तो दूरी चाहिए। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा में समय होता है। चाल कितनी भाई? पुलिस की चाल कितनी है? 6 है। लेकिन फिर वही बात, ये किलोमीटर पर आवर में है, हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो वही 5/18 से मैंने इसको गुणा कर दिया। और सेकंड में समय कितना है? 540 से 540 गुणा कर, 18 तिया 54, 30 हो जाएगा, और 6 पंजो 30, 30 गुणा 30 हो गया 900। तो यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की एक बेहतरीन सी क्लास जो कि मैंने आपको करवा दी। इस तरीके के सवाल ही तुम्हारी एग्जाम में आ रहे हैं मेरे भाई, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।